हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो को देखने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरी इन सारी वीडियोस को देखा है जो कि एसएससी सीजीएल के बेस्ट पोस्ट के ऊपर बनाई गई है। इसमें आपको A to Z सैलरी, वर्क प्रोफाइल, प्रमोशन और भी जितने क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं वो सारे मैंने कवर किए हैं। और पोस्ट डिटेल्स की वीडियो बनाने से पहले मैं खुद 10 से 15 वीडियोस देखती हूँ, अलग अलग डॉक्यूमेंट से पता करती हूँ, तब जाके बनाती हूँ। यानी कि आपको 10 वीडियोस देखने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो में आपको ऑल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम किस पोस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले, ये तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, वो है डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट। सो ये पोस्ट ना आज से लगभग 7-8 साल पहले बहुत अंडररेटेड थी, लोग इसको ज्यादा ऑप्ट नहीं करते थे, लेकिन कुछ साल से 3-4 साल से ये पोस्ट काफी डिमांड में रहने लग गई है। इसके कटऑफ्स तो कभी-कभी लेवल 7 के पोस्ट की कटऑफ से भी ज्यादा जाने लग जाते हैं। सो ऐसा क्या है इस पोस्ट में, क्या बेनिफिट्स है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक चीज पर आते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। Selection process of the divisional accountant. हम डिविजनल अकाउंटेंट यानी कि डीए बने कैसे, तो इसके लिए आप लोगों को एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना होता है जो कि हर साल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कराया जाता है। तो इसकी जो वैकेंसी थी 2022 में वो 795 थी। 2023 में इसके कोई पोस्ट नहीं आई क्योंकि इससे पहले ही इतने सारे पोस्ट आ गए थे। 2024 में जहां तक मुझे लगता है 100 से 150 पोस्ट तो इसकी आएंगे ही, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। तो लाखों लोगों में से इतने कम वैकेंसीज पर रिक्रूट होने के लिए आपको करनी होगी बहुत अच्छे से तैयारी, और उस तैयारी के लिए आपको मेरे चैनल पर बेस्ट गाइडेंस मिलेगी, स्ट्रैटेजी, बुक्स, मॉक टेस्ट, टीचर, सब चीजों से रिलेटेड। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो इस एग्जाम को क्रैक करके डीए की पोस्ट लेने के लिए आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला होता है टियर 1, उसके बाद होता है टियर 2 जिसमें कि टाइपिंग इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि डिपार्टमेंट खुद करवाता है। उसके बाद आपका होता है मेडिकल टेस्ट। मैंने एक वीडियो में सुना था कि मेडिकल टेस्ट भी नहीं होता है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है जिसमें आप बिना मेडिकल के आ सकते हो। इसमें कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, यानी कि अगर आप की हाइट कम है या फिर अगर आपकी विजन कम है या कलर ब्लाइंडनेस है, तो इन सब के साथ भी आप इस पोस्ट को ऑप्ट कर सकते हो। और मेडिकल के लिए जो बेसिक मेडिकल टेस्ट होते हैं, यानी कि ब्लड टेस्ट हो गया, आपका विजन टेस्ट हो गया जो कि नॉर्मल होना चाहिए, आपका बीपी वगैरह चेक हो गया, बिल्कुल जनरल सी मेडिकल टेस्ट होता है, तो वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। और एक चीज की इस पोस्ट के लिए अब जो कट ऑफ जा रही है वो काफी हाई कट ऑफ जा रही है। जैसे 2022 में इसकी कट ऑफ 390 में से 325 गई थी, जबकि 700 से ज्यादा वैकेंसीज थी। अब क्योंकि 100 से 150 वैकेंसीज आप 2024 में एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो इसकी कट ऑफ और भी बढ़ने के चांसेस हैं। इसकी कट ऑफ एक बार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से भी या एक्साइज इंस्पेक्टर से भी ज्यादा जा चुकी है। सो आप इसकी डिमांड्स को अंदाजा लगा सकते हो। ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर आने वाले लोग भी डीए को ऑप्ट करते हैं, जो कि एक लेवल 6 की पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, जबकि इससे बेटर लेवल 7 की पोस्ट और 4600 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे की पोस्ट भी उनको मिल सकती थी। सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि इसमें सिलेक्शन कैसे लेते हैं। अब हम आता है कि हम किसी भी पोस्ट के लिए पढ़े क्यों, सिलेक्शन क्यों ले, तो उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है इसकी सैलरी। Salary of the divisional accountant. तो देखिए जनरली मैं बोलूंगी कि अगर सैलरी के बारे में बात करें तो इससे काफी अच्छी पोस्ट है जिसमें कि आपको इससे हायर सैलरी मिलेगी, क्योंकि ये एक 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है लेवल 6 की, जिसकी बेसिक पे 35,400 होती है। इसके बाद इसकी सैलरी में डियरनेस अलाउंस, एचआरए, टीपीटी अलाउंस, ये सब कुछ ऐड होता है। वो कितना परसेंट होता है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। तो इसके हिसाब से जो इसकी सैलरी बैठती है वो एक्स, वाई और जेड सिटीज के लिए इतनी बैठती है। अब इसमें मैं एक बात बताऊं कि इसकी जो पोस्टिंग होती है वो मोस्टली जेड सिटी में ही होती है, एक्स सिटी में तो लगभग ना के बराबर ना ही होती है, समझ लो। तो आपका जो एचआरए होता है वो जेड सिटी के हिसाब से 10% ही होगा। और अगर मैं इसके डीए की बात करूं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होने के बावजूद भी, क्योंकि इसकी पोस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होती है, तो इसका डीए स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ही होता है और इसकी सैलरी भी स्टेट ट्रेजरी से ही विड्रॉ होती है। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सैलरी आने में भी लेट हो जाए। तो सैलरी के हिसाब से मैं बोलूंगी कि ये पोस्ट टेम्पटिंग नहीं है, लेकिन अगर आपको ये पोस्ट आपके होम डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, आपके घर के आसपास मिलती है, तो इससे अच्छी पोस्ट नहीं हो सकती। आगे हम इसके वर्क लोड वगैरह के बारे में भी बात करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि घर के पास रह करके इतनी सैलरी में आप आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि आप बाहर रहोगे जैसे दिल्ली जैसी सिटी में, एक्स सिटी में, तो वहाँ पे आपका खर्चा भी बहुत ज्यादा है। जेड सिटी में अगर सैलरी कम है तो आपके खर्चे भी कम है, तो आप सेव भी कर पाओगे। तो सैलरी के अलावा अगर हम अदर बेनिफिट्स की बात करें तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो एक डीए को भी मिलता है। जैसे कि एलटीसी जो होता है, ये आप जब ज्वाइन करोगे तो 8 साल तक आपको लगातार मिलता है, जिसमें कि आप होम एलटीसी ले सकते हो। अगर आप घर से दूर रहते हो तो हर चौथे साल में आप कहीं और घूमने जा सकते हो, सरकार इसका पूरा इन्वर्स करेगी, लेकिन देश के अंदर कहीं भी का मतलब ये नहीं कि हम विदेश चले जाएं। इसमें आपको तो बेनिफिट मिलता ही है। आपके जो डिपेंडेंट्स होंगे जैसे मम्मी पापा, इफ दे आर डिपेंडेंट्स, तो आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद सीजीएचएस का जो बेनिफिट है, विच इज अ बिग रिलीफ फॉर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वो आपको मिलता है, जिसमें कि आप फ्री में अपना इलाज करवा सकते हो। कितना भी बड़ा अमाउंट हो गवर्नमेंट आपको रिइंबर्स करती है। इसके अलावा हर 3 साल में आपको ऑफिस बैग के लिए लगभग 3,500-4,000 हमें तो मिलते हैं, अब इनको भी लगभग इतना ही मिलता होगा, 3,000 के राउंड। इसके अलावा बच्चों
के लिए ट्यूशन फीस होता है, खैर वो तो अभी कंसर्न है नहीं, जब आपके बच्चे होंगे तो आप सोच लेना। तो 2 बच्चों तक का ट्यूशन फीस लगभग हमारे लगभग आई थिंक 27-30,000 के अराउंड मिलता है, तो ये आपको हर साल मिलता है, बट जब बच्चे हो जाए तो। इसके अलावा दिवाली बोनस, ऑनरेरियम, ये छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं जो मिलते हैं। अब इतनी चीजें समझने के बाद अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, जिससे कि आपका आधा से ज्यादा कंफ्यूजन इस पोस्ट को लेकर के दूर हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं ना कि डीए तो मतलब पूरे के पूरे डिवीजन का हेड होता है, उसके ऊपर कोई सीनियर नहीं होता है, बिल्कुल काम नहीं करना होता। तो इसमें कितनी ज्यादा सच्चाई है वो हम जानेंगे सबसे पहले इसके ऑफिस स्ट्रक्चर को समझ के। तो देखिए, जो डीए की पोस्ट होती है वो CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अंडर आती है। ये एक सेंट्रल और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है जो कि पूरे देश में ऑडिटिंग करने के लिए ऑथराइज्ड होती है, यानी कि सरकार का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, सही तरीके से खर्च हो रहा है कि नहीं, कोई लफड़ा तो नहीं हो रहा बीच में, इन सब पर नजर रखने के लिए होता है। अब इनके अंडर ऑडिटर जनरल्स होते हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स में पोस्टेड होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। अब एक AG के अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में हो। उस स्टेट के हिसाब से, उस स्टेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट्स स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, जैसे कि PWD हो गया, PHED हो गया, WRD, IPH। तो इन सारे ही डिपार्टमेंट्स के अलग अलग ऑफिसेस होते हैं, जैसे कि डिवीजन ऑफिस होता है, चीफ ऑफिस होता है, रीजनल ऑफिस होता है, सर्कल ऑफिस होता है। डिपेंड करता है कि वो कितनी जगह का जुरिसडिक्शन उनके पास है। तो इसमें से जो डिवीजन ऑफिस होता है, यानी कि जो मेन ऑफिस होता है, उसके अलग अलग ब्रांचेस होते हैं और अलग ब्रांचेस का अलग अलग काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो वैसे ही एक ब्रांच होता है अकाउंट्स ब्रांच, जो कि उस डिपार्टमेंट के अकाउंट्स का काम देखती है, मतलब किसको सैलरी जानी है, स्टेट में जो काम हो रहा है उसमें क्या पैसे खर्च हो रहे हैं, उस डिपार्टमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है उसमें कितने पैसे लगने हैं, लगे तो फिर क्या उतने खर्च हुए कि नहीं हुए, मॉनिटरिंग का काम। तो इन सारी चीज़ों का काम अकाउंट्स ब्रांच देखता है, और इस ब्रांच के जो हेड होते हैं वो होते हैं डिविजनल अकाउंटेंट, जो कि CGL से अपॉइंट होता है। लेकिन देश में लगभग 17-18 ही ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें कि DA थ्रू CGL अपॉइंट होता है। बहुत सारे ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट खुद रिक्रूट करती है DA को, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर की पोस्ट है, और CGL से जो जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर के होते हैं। इस डिविजनल अकाउंटेंट के अंडर LDC होते हैं, UDC होते हैं, क्लर्क होते हैं, MTS होते हैं, जो कि इनको सपोर्ट करने के लिए होते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि एक डिविजनल अकाउंटेंट एक पूरे डिवीजन का हेड नहीं होता है। डिवीजन का जो हेड होता है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, जिसको डिविजनल ऑफिसर भी बोला जाता है। डिविजनल अकाउंटेंट सिर्फ एक अकाउंट्स ब्रांच का हेड होता है, लेकिन फिर भी वो हेड होता है, वो अपने हिसाब से काम कर सकता है, उसको इंडिपेंडेंसी होती है, क्योंकि उसके जो अंडर वाले लोग हैं एक्चुअली काम वही करते हैं, वो वेरिफिकेशन करता है कि सारी चीजें सही से हो रही है कि नहीं। आप एक तरह से समझ सकते हो कि एक सुपरवाइजर का काम होता है, सारे बिल्स को चेक करके उसको वेरीफाई करना, मॉनिटर करना। अब डिटेल में क्या काम होता है मैं आपसे आगे डिस्कस करती हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को ट्रेनिंग के बारे में बता दूं। Training of the divisional accountant. कि सीधे ही आप सोचोगे कि यार हमें एकदम से ब्रांच का हेड बना दिया जाए तो हम कैसे काम करेंगे, हमें कुछ ट्रेनिंग तो मिलनी चाहिए। तो जी हाँ, आपको पहले जैसे ही आप ज्वाइन करते हो तो आपको AG ऑफिस में जाकर के, मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा ही रिचुअल है, आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। अब AG ऑफिस से आपको सीधा कोई डिवीजन का हेड नहीं बनाया जाता, आपको किसी ना किसी डिवीजन से अटैच कर दिया जाता है, जहां पर रह करके आप ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल तक, डिपेंड्स कि अलग अलग स्टेट्स का क्या सीन है, आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है। हर छोटे से छोटा काम सिखाया जाता है, ऑडिटिंग के बारे में, और भी जो आपका काम होगा ऑफिस में वो सब कुछ सिखाया जाता है, ताकि आप ट्रेन हो और पूरे ब्रांच को हेड कर सकें। इसके बाद देखिए, पहले ऐसा होता था कि जब आपके 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता था तो ही आपको डिवीजन अलॉट करते थे, लेकिन अब प्रोबेशन से पहले भी जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो आपको फाइनली आपका जो ब्रांच है वो आपको अलॉट कर दिया जाता है कि इस स्टेट में, इस डिवीजन के, इस अकाउंट्स ब्रांच के आप हेड हो, DA हो। ठीक है, इनिशियली आपको हल्का ब्रांच दिया जाता है जिसमें कि इतने ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, उसके बाद आप वहां से काम शुरू करते हो। और एक चीज कि 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है, इसके अंदर ही आपका एक एग्जाम होता है जो कि है डिविजनल अकाउंट्स ग्रेड एग्जाम। इसको आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है फॉर कंफर्मेशन। जब तक आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करेंगे, आपका प्रोबेशन ही माना जाएगा, आपको कंफर्म्ड परमानेंट एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा, और आप पर सारे प्रोबेशनर वाले ही रूल्स अप्लाई होंगे। तो इस एग्जाम का लेवल जहां तक मुझे पता है कि ओके ही होता है। अगर आपने ट्रेनिंग ढंग से करी है तो आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे, और आपको 5 से 6 अटेम्प्ट्स भी मिलते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही अटेम्प्ट में आपको क्लियर करना पड़ेगा, बट क्लियर करना तो कंपलसरी है। आप जब इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे और आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा, आप एक कंफर्म्ड एम्प्लॉय बन जाओगे, तब जाकर आप अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। तो अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि आप DA ऑफिस तक पहुंचोगे कैसे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको एक्चुअली काम करना क्या पड़ता है एज अ डिविजनल अकाउंटेंट। आप सभी को वीडियो के बीच में रोकने के लिए सॉरी, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को पिनाकल की इस प्रीवियस ईयर बुक का रिव्यू देना चाहती हूँ। अगर आप लोग SSC CGL
2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैथ्स आप लोगों के सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और उसके लिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि मैथ्स में ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए आप लोग पिनाकल की ये वाली बुक देख सकते हो, जिसमें कि बहुत ही डिटेल्ड इंडेक्स है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है प्लस कुछ न्यू क्वेश्चंस है जो कि आने के चांसेस हैं, और इसके सोल्यूशन बिल्कुल आपको लेटेस्ट पैटर्न पर मिलेंगे। और ये बुक अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, जितना मैंने देखा है बिल्कुल ही एरर फ्री बुक है, और बहुत सारे टॉपर्स इसको ऑप्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ से मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं। Job profile of the divisional accountant. तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस भी स्टेट में आप पोस्टेड हो उस स्टेट के अलग अलग योजनाएं होंगी, प्रोजेक्ट्स होंगे, जैसे कि रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, इरिगेशन के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट या कोई पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसके अलावा स्टेट डिपार्टमेंट्स में जो सैलरी दी जाती है या फिर जो अदर खर्चे होते हैं उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर हम कुछ टेबल चेयर भी खरीद रहे हैं तो उसका हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं गवर्नमेंट में, जो वेंडर्स होते हैं, जो ऑथराइज्ड होते हैं उनको, तो उनके जो बिल्स सबमिट होते हैं, तो क्या वो बिल्स गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, जितना बिल हम जितने का हमने उनको खर्चा करने के लिए कहा था, क्या उतना ही हुआ है या ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा हुआ है तो कितना ज़्यादा हुआ है, क्यों ज़्यादा हुआ है, बिल्स ऑथेंटिक है कि नहीं, सारी चीज़ें चेक करना और उन बिल्स को पास करना, ये एक डीए का काम होता है। ये सारे जो बिल्स हैं मोस्टली जो क्लर्क होते हैं आपके अंडर वो सब कुछ करके दे देते हैं, आपको उसको वेरीफाई करना होता है और काम को बांटना होता है कि कौन क्या काम देखेगा, और आपके सिग्नेचर की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है बिकॉज यू आर पासिंग द बिल। सो यहाँ पर आपको एक ऑफिसर वाली फीलिंग तो ज़रूर आएगी, क्योंकि आप एक साइनिंग अथॉरिटी होते हो, इसलिए कहा जाता है कि ये एक गेजेटेड ऑफिसर ना होने के बावजूद भी गेजेटेड ऑफिसर वाली ही फीलिंग आपको देता है 4200 ग्रेड पर ही। इसके अलावा जो आपके अकाउंट्स है उसको अपडेट करने का काम, उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करने का काम और कंपाइलेशन का काम सब कुछ आपके अंडर ही होता है। इसके अलावा जब स्टेट के उस डिपार्टमेंट का बजट प्रिपेयर होगा फॉर द नेक्स्ट ईयर, उसमें आपसे फाइनेंशियल एडवाइस भी लिया जाता है, उसका काम भी आपको ही देखना पड़ता है। और अगर कोई प्रोजेक्ट जो बनाने का काम हो तो इंजीनियर्स का होता है, वहाँ पे जो चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइस आपसे ली जाती है कि भाई इतना खर्चा है तो क्या हमारे पास इतना पैसा है या हमें ये इतने कॉन्ट्रैक्ट देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर का भी काम वहाँ पर करते हैं, बिकॉज यू हैव द नॉलेज, यू हैव द डेटा, तो आप उनको बताते हो। तो अब देखिए ये जो कंसेप्ट है कि आपके ऊपर कोई नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। आप अकाउंट्स ब्रांच के हेड हो, लेकिन आपको ऊपर किसी ना किसी को तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। वो होते हैं आपके जो असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं उस डिपार्टमेंट के, उनको आपको रिपोर्ट करना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा उनसे आपको कंसल्टेशन के साथ ही काम करना पड़ता है। आप ऐसे खुद से डिसीजन तो कोई नहीं लेता है, तो आपको उनके साथ कंसल्टेशन के साथ ही काम करना पड़ता है। और अल्टीमेटली जो सारी अकाउंट्स की चीज़ें वो रिपोर्ट होती है एजी ऑफिस में, बिकॉज अल्टीमेटली उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस तरह का कुछ काम एक डीए का होता है, और ये पूरा का पूरा स्टेट टू स्टेट डिफर भी करता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप होते तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, लेकिन क्योंकि आप एक स्टेट गवर्नमेंट के प्योर ऑफिस में काम कर रहे होते तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में हो। सो आई होप आपको इसका ओवरऑल वर्क प्रोफाइल क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो लोग कहते हैं कि इसमें आपको महीने में एक बार जाना पड़ता है या हमारा कोई काम नहीं होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। वर्क प्रोफाइल से ही आपको समझ में आ गया होगा कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब है। कल को कोई भी घोटाला होता है तो आपसे जवाबदारी, आपकी जवाबदेही बनती है वहाँ पर, लेकिन आपके साथ क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, अल्टीमेटली वही काम करते हैं और आपको वेरिफिकेशन करना पड़ता है। इसीलिए आपकी काम या वर्कलोड काफी कम हो जाता है, आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई आपको बिल्कुल ऊपर से डंडा करते रहे कि नहीं काम करना है वो काम करना है, ऐसा नहीं है। रिलैक्सिंग तो होता है, मैंने डीए लोगों से बात भी करी है तो आई नो दैट रिलैक्सिंग होता है। वर्कलोड इज नॉट दैट मच। एक वर्क लाइफ बैलेंस आप बहुत अच्छा कर पाओगे, और आप क्योंकि एक हेड पोजीशन पर होते हैं तो लोगों से काम करवा कर आप काम निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन जो एक महीने में एक बार जाने की वाली बात है वो बिल्कुल ही फेक है। देखिए कुछ ऐसे बहुत पिछड़े जगह हो जहाँ पे आप बिल्कुल ही सामने रहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें ऑनलाइन हो रही है सो योर अटेंडेंस इज इंपॉर्टेंट। आपकी सारी चीज़ें ट्रैक होती है ऑनलाइन, तो आप उन जगहों पर ऐसा काम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ मैं बोलूँगी आपको लीव्स इजीली मिल जाएंगी, आप छुट्टियों पर रह सकते हो। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी आगे करना चाहते हो लाइक पीसीएस एंड यूपीएससी, तो ये पोस्ट आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको ऑफिस में भी ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम 3-4 घंटे तक भी मिल जाता है जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो ऑफिस में। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी क्योंकि ये एक स्टेट गवर्नमेंट वाली जगह है, तो यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वैसी नहीं मिलेगी जैसे कि एक मिनिस्ट्री की होती है या एक एक्स सिटी में जैसे गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं। यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मतलब वैसी सरकारी दफ्तर टाइप की मिलेगी। तो अगर आपको होम स्टेट घर के पास रहना है और अच्छी जॉब लगती है, आगे की तैयारी करनी है, तो आप थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। चलिए इतना करने के बाद अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं ट्रांसफर्स के ऊपर कि क्या हमारी ट्रांसफर्स पॉलिसीज है इसमें। Transfer policy of divisional accountant. तो इसमें देखिए सबसे जो मुझे खराब चीज़ लगती है कि आपको ना पता नहीं लग पाता कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपकी बहुत अच्छी रैंक होने के बावजूद भी आप बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते कि आपको आपकी होम स्टेट ही मिलेगी। और इसकी सबसे गंदी बात है कि इसके बाद आप जिस स्टेट या कैडर में पोस्टेड होते हो आपको लाइफ टाइम उसी स्टेट में रहना होता है। अगर आपको स्टेट बदलना है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो म्यूचुअल ट्रांसफर, यानी कि अगर मैं वेस्ट बंगाल में हूँ और कोई दिल्ली में है, उसको यहाँ आना है, मुझे वहाँ जाना है, म्यूचुअल कंसेंट है हमारा, तो हम म्यूचुअल ट्रांसफर्स कर
करवा सकते हैं। दूसरा, अगर आपको स्टेट चेंज करना है तो आप जब कंफर्मेशन का एग्जाम जो मैंने आप लोगों को बताया था वो दे दोगे, उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो, जो कि होता है SAS का एग्जाम, विच इज़ फॉर AAO। तो आप अगर इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो तो आप 4200 से सीधे 4800 ग्रेड पे पर पहुंच जाते हो, और जब 4800 ग्रेड पे पहुंचोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपना स्टेट चेंज कर सकते हो, आपके ट्रांसफर्स हो सकते हैं। नहीं तो आप अगर DA रहोगे तो विद इन स्टेट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपके ट्रांसफर्स होते रहेंगे, बट स्टेट चेंज नहीं हो पाएगा। अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि आपको एक पोस्ट ऑप्ट करने से पहले सोचनी चाहिए, विच इज प्रमोशन। Promotion of divisional accountant. क्योंकि आप अपनी लाइफ में हमेशा ग्रोथ देखते हो, आप एक ही जगह सड़ जाओगे, मोनोटोनस जॉब हो जाएगी। तो DA की जॉब बिल्कुल ऐसी ही है, आप मोनोटोनस है काफ़ी ज़्यादा, बट मैं बोलूँगी ना कि गवर्नमेंट में मोस्टली पोस्ट मोनोटोनस ही होती है। आपको अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए कुछ हॉबीज़ परस्यू करनी चाहिए, कुछ और काम परस्यू करना चाहिए। आप सिर्फ जॉब के भरोसे मत रहा करो कि यार इसमें मुझे कुछ फन मिल जाएगा। आप अपनी लाइफ को और भी वेज में बेटर, इंटरटेनिंग और फ्रूटफुल बना सकते हो। तो अगर मैं प्रमोशन की बात करूँ तो DA के बाद जो आपका फर्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर ग्रेड 2 में, जो कि आप लगभग 5-6 साल बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच इज अ 4600 ग्रेड पे की जॉब। इसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन आपका लगभग 7-8 साल में होता है। इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन लोकेशन, ऑन द वैकेंसीज की आगे कितनी बाकी है, उन सब चीजों पर। तो वो होता है डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर ग्रेड 1, विच इज अ 4800 ग्रेड पे एंड अ गेजेटेड पोस्ट। इसके बाद जो आपका प्रमोशन होता है वो होता है सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, विच इज 5400 ग्रेड पे की पोस्ट, और आप इसी पोस्ट से रिटायर करते हो। इसके बाद आपकी इंक्रीमेंट्स लगती रहती है, आपके ग्रेड पेज बढ़ते रहते हैं, लेकिन पोस्ट यही रहती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अब बात यहाँ पर मैं एक बताना चाहूँगी आपको कि प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी अथॉरिटी बढ़ जाती है। मोस्टली हमारे जैसे प्रमोशन होती है ASOs की, तो हम जब SO बनते हैं उसके बाद अंडर सेक्रेटरी बनते हैं तो हमारी अथॉरिटी एंड पावर्स धीरे धीरे करके बढ़ती है ग्रेड पे के साथ, काम भी बदलता है हमारा। लेकिन जो DA के प्रमोशंस हैं उसमें काम आपका कुछ भी नहीं बदलता। काम जो मैंने आपको बताया कि बिल्स चेक करना, बजटिंग में फाइनेंशियल एडवाइजर का काम करना, ये सब कुछ सेम ही काम रहता है। बस आपके जो ब्रांच की जो जुरिस्डिक्शन है या फिर आप बोल सकते हो वर्कलोड जो है वो आपका बढ़ जाता है। जैसे कि आपको इनिशियली हल्का सा ब्रांच दिया जाता है जिसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं है, फिर आपको ऐसे जगह पे पोस्ट कर दिया जाएगा जहाँ पर थोड़ा काम ज़्यादा है, तो वैसे करके आपके जो काम है वो बढ़ता जाता है और कभी कभी एडिशनल चार्ज भी मिल सकता है। सो अब जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आप उस हिसाब से आपको यूज़ किया जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स मैंने आप लोगों से A to Z इस पोस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। इसके बाद आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब बात आती है मेरे पर्सनल एडवाइस की टू यू कि आपको ये पोस्ट लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। देखिए, अगर आप किसी एग्जाम के आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आपको वही एग्जाम क्रैक करना है, फॉर एग्जाम्पल PCS या UPSC, तो अगर आपको ये पोस्ट आपके होम डिस्ट्रिक्ट पे मिलती है या बाहर भी मिलती है तो आपको ये पोस्ट ऑप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी टाइम ऑफिस में मिल जाता है पढ़ने के लिए और प्रेशर नहीं होता है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का। पर अगर मैं बात करूँ तो एक्साइज में, इनकम टैक्स में या ASOs मिनिस्ट्रीज़ में, यहाँ पर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ये आप सरकारी नौकरी तो समझो ही मत, मतलब ASOs की नौकरी तो मैं बोलूँगी कि कॉर्पोरेट जॉब जैसी है, इसमें बहुत काम है। अगर आपको बहुत हल्का सेक्शन नहीं मिलता है तो अगर आप मेन सेक्शंस, कोर सेक्शंस में काम करते हैं तो ASOs की नौकरी बिल्कुल भी एक सरकारी नौकरी की तरह नहीं है कि आप रिलैक्स रहोगे। और बहुत भ्रम फैला हुआ है कि इसको लेकर के आप UPSC की तैयारी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काम है, एक्चुअली है। तो आप DA की जॉब ले सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट पर DA मिल जाएगा और कहीं बाहर 4600 की और कोई पोस्ट मिल जाएगी, तो भी मैं आपको बोलूंगी कि आपको DA की जॉब लेनी चाहिए होम डिस्ट्रिक्ट पर, क्योंकि वहाँ पर आपकी सेविंग्स भी हो जाएगी, घर में रहोगे, रेंट वगैरह बचेगा, खाना अच्छा घर का मिल जाएगा, तो हर तरफ से आप सेफ रहोगे। और घर पे रहने का तो अलग ही मतलब मजा है, भले ही आप थोड़ा कम कमाओ लेकिन आप बहुत ही सुकून से रहोगे। लेकिन अगर आपको DA आपके होम पोस्ट पे नहीं मिल रहा और बाहर मिल रहा है तो फिर तो क्या ही फायदा है। तो फिर आप अच्छे ही ग्रेड पे ले लो, 4600 ग्रेड पे की जॉब ले लो और वहाँ पे जॉब करो। सो दिस इज माय विजन। आपके प्रेफरेंसेस अलग हो सकते हैं, इसलिए कभी भी दूसरों से ये मत पूछिए कि मुझे कौन सी पोस्ट लेनी चाहिए, बिकॉज ये बिल्कुल इंडिविजुअल और सब्जेक्टिव मैटर है कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही मैं एक पोस्ट डिटेल्स PO के ऊपर लाने वाली हूँ। इससे रिलेटेड भी बहुत कम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं और DA के लिए भी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आए थे, तो मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो आगे मैं PO की वीडियोस लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आगे भी, तब तक के लिए जय हिंद।